नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हो रहा है ना, वो किसी हॉलीवुड फिल्म का एक्शन सीन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक हकीकत है। आसमान से बरसती हुई मिसाइलें, जलते हुए शहर और एक ऐसा ग्लोबल चौक पॉइंट जो हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 1137। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की तरफ से अकेले यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में। हाँ, ये सच है कि इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। ये एक महाविनाशकारी युद्ध की आहट है जो पूरे खाड़ी क्षेत्र में गूंज रही है। असल में दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, जिसका मकसद ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया है। तो हम यहाँ कुछ छिटपुट हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। ये फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन है जो कई दिनों तक चलने वाले हैं और इनका असर बेहद विनाशकारी है। और अगर हम रिपोर्ट्स में बताए गए टारगेट्स पर नजर डालें तो तबाही का दायरा डराने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर के कंपाउंड तक पर हमले की खबरें हैं, जहां भारी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। इसके जवाब में बहरीन और कतर में सीधे अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट्स, होटल और यहां तक कि प्राइमरी स्कूलों जैसे नागरिक इलाके भी इस तबाही की चपेट में आ गए हैं। आम इंसानों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। आज की इस कट्टर दुश्मनी की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। फिर 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के प्रधानमंत्री मोसादेग का तख्ता पलट करवा दिया। उसके बाद 1970 के दशक में रजा पहलवी का पश्चिमी समर्थक शासन आया। 1978 में ब्लैक फ्राइडे के खूनी विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार 1979 में वो इस्लामी क्रांति हुई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस क्रांति ने ईरान को पूरी तरह पलट दिया। 1979 से पहले का ईरान रजा पहलवी के राज में एक प्रो वेस्टर्न देश था, जहां व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए पश्चिमी सभ्यता को अपनाया जा रहा था। लेकिन आयतुल्ला खुमैनी की वापसी और इस्लामिक क्रांति के बाद वो पूरा का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जिसकी तो बुनियाद ही अमेरिका के विरोध पर टिकी थी। और इसी ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट ने आज की सख्त भू राजनीतिक सच्चाई को जन्म दिया है। लेकिन दोनों देशों के बीच की ये खाई हमेशा के लिए कैसे चौड़ी हो गई? इसका जवाब है ये नंबर 444। 1979 में ही ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। और पता है ये कितने दिन चला? पूरे 444 दिन। जी हाँ, इस एक घटना ने अमेरिका और ईरान के कूटनीतिक रिश्तों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया, और उसी की आंच हम आज भी महसूस कर रहे हैं। खैर, अब इतिहास से वापस आज की दुनिया में लौटते हैं। इस सारी दुश्मनी का जो सबसे विस्फोटक केंद्र आज बना हुआ है, वो एक बहुत ही छोटी सी जगह है, हॉर्मूज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये एक बेहद संकरा पानी का रास्ता है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है। और ऐसा क्यों है? जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया का लगभग 30% तेल का व्यापार इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब हमारी इस पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इस अकेली असुरक्षित जलसंधि पर निर्भर है। अगर ये रास्ता थोड़ा सा भी ब्लॉक होता है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हो जाएंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो ठीक यही हो रहा है। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए इस रास्ते को कैसे चोक किया है, वो देखिए। पहला कदम, छोटी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके समुद्र में नेवल माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं। दूसरा कदम, इसके डर से ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाज़ों का बीमा करने से साफ मना कर दिया। और तीसरा कदम, दुनिया भर के विशालकाय VLCC और LNG जहाज़ खाड़ी में ही फंस कर रह गए हैं। बिना किसी डायरेक्ट फायरिंग के ये एक बहुत बड़ी नाकेबंदी है।
हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि धमकियां विनाशकारी स्तर पर आ गई हैं। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये रास्ता नहीं खुला तो वो ईरान के सारे बड़े पावर प्लांट्स को मटियामेट कर देगा। लेकिन ईरान का जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो खाड़ी देशों के डीसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर देगा। यानी एक तरफ बिजली छीनने की धमकी तो दूसरी तरफ रेगिस्तान में बसे लाखों लोगों के लिए पीने का पानी छीनने की धमकी। इस बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की बातें भी चल रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो बहुत ही सख्त हैं। जैसे कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो, मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सारे मिलिट्री बेस बंद किए जाएं, ईरान को पूरा वित्तीय मुआवजा मिले और सबसे बड़ी बात, होर्मुज जल संधि पर ईरान का पूरा कानूनी वर्चस्व हो। जाहिर है ऐसी मांगों के साथ किसी भी त्वरित समझौते पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। मिडिल ईस्ट के इस समुद्री रास्ते के बंद होने का भारत जैसे देश के लिए क्या मतलब है? चलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स से निकलकर इसे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। ये संकट दूर जरूर है, लेकिन इसकी तपिश हमारे और आपके घरों तक पहुंच रही है। तो सबसे अहम बिंदु ये है 50%। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल इसी होर्मुज जलडमरू मध्य से मंगवाता है। तो सीधी सी बात है, हमारी आधी ऊर्जा निर्भरता एक ऐसे रास्ते पर है जो इस वक्त पूरी तरह चोक है। अगर वहां से तेल का आना रुकता है तो सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा भूचाल आएगा। इसे जरा आंकड़ों के हिसाब से समझें तो भारत खाड़ी देशों से हर रोज लगभग 26 लाख बैरल तेल आयात करता है। 26 लाख बैरल रोज। और ये सारा तेल उन्हीं विशाल जहाजों में आता है जो इस वक्त खाड़ी में फंसे पड़े हैं। अगर इतना सारा तेल हमारे बंदरगाहों तक नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा का एक बहुत भयंकर संकट पैदा होना तय है। और इस भू राजनीतिक युद्ध का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नाकेबंदी का मतलब है भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। जब वो बड़े जहाज वहीं फंसे रह जाएंगे तो हमारे घरों में आने वाले एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होगी और दाम आसमान छूने लगेंगे। माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने से लेकर रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाएगा और तेल का बिल बढ़ने से भारतीय रुपये पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, यहाँ 1 करोड़ लोगों की जिंदगी का भी सवाल है। आज खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय कामगार रह रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में भी करीब 18,000 भारतीय छात्र हैं। ये सभी इस वक्त मिसाइलों के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। तो क्या इस पूरे संकट से बचने का कोई वैकल्पिक रास्ता था? याद है ईरान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव? अगर वो प्रोजेक्ट कभी जमीन पर उतर पाता तो शायद आज हम होर्मुज जल संधि के जहाज़ों पर इतने निर्भर ना होते। लेकिन कूटनीतिक दबावों और बदलते गठबंधनों के चलते वो पाइपलाइन कभी बन ही नहीं पाई। ये दिखाता है कि बीते कल के कूटनीतिक फैसले आज की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना भारी पड़ते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स हमें एक और पुरानी बात की याद दिलाती हैं, खोया हुआ 12% डिस्काउंट। 2019 से पहले ईरान हमें 12% डिस्काउंट पर कच्चा तेल देता था। ट्रांसपोर्टेशन फ्री था, 60 दिन का बढ़िया क्रेडिट सिस्टम था और सबसे बड़ी बात, पेमेंट डॉलर के बजाय रुपये में होता था। लेकिन कड़े अमेरिकी राजनयिक दबाव में आकर भारत को वो डील रोकनी पड़ी, जिसका नतीजा आज हम महंगी ऊर्जा के रूप में भुगत रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा आईना है जो हमें तकनीकी चुनौतियों के बारे में बताता है। ईरान अपने सटीक मिसाइल हमलों के लिए चीन के नेविगेशन सिस्टम बीडाओ का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें 34 सैटेलाइट्स हैं। वहीं भारत का अपना सिस्टम नाविक अभी सिर्फ 7 सैटेलाइट्स के साथ काम कर रहा है और उसे अपग्रेड्स की ज़रूरत है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि ऐसे संकट के समय में विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत को अपनी स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन क्षमता को तेजी से बढ़ाना ही होगा। तो अंत में सवाल यही है, ऐसे वक्त में जब दुनिया की ऊर्जा की जीवन रेखा जल रही हो तो 1.4 अरब की आबादी वाला देश अपना भविष्य कैसे सुरक्षित करेगा? ये सिर्फ कोई कूटनीतिक मसला नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी परीक्षा है।